हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार भारत ने अपने कूटनीति से अमेरिका तक को हिला डाला। दोस्तों, अमेरिका को भी भारत के सामने झुकना पड़ा। अब अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है भारत को लेकर। कह दिया, मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। हम भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम भारत को ऊर्जा डील बेचने को तैयार है। जी हाँ, आपको बताएंगे रशिया को लेकर लेकिन क्या शर्त रखा है अमेरिका ने। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका में मौजूद मोदी के मंत्री ने वाकई में दोस्तों अपने इस कार्य को सफल बनाने की ठानी तो पूरा करते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बताएंगे लद्दाख में हालात काबू करने के लिए भेजी गई है सीआरपीएफ और आईटीबीपी की और कंपनियां। दोस्तों बताएंगे इस पर गृह मंत्रालय ने क्या बयान दिया है सोनम वांगचुक को लेकर। वहीं लद्दाख में हुए इस हिंसक प्रदर्शन पर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। दोस्तों क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने अब अपने स्कूली किताब में जोड़ दिया नया चैप्टर। दोस्तों फिर एक बार वो बच्चों को भी झूठी कहानियां पढ़ाएगा दोस्तों, और किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि आप भी चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। तो वहीं आपको बताएंगे भाजपा के नेता ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, क्या है इसके पीछे उनका तर्क। दोस्तों तो वहीं नरेंद्र मोदी के बाद इस शख्स को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है देश की जनता। सर्वे में आया चौंकाने वाला नाम जानकर आप भी वाकई में जाएंगे चौंक। तो वही दोस्तों, सोने चांदी के भाव जिस प्रकार से लगातार आसमान छू रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में क्या रहने वाला है इनका रेट, सारी जानकारी हम आपको एक से एक विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति दुनिया में सबसे बेहतरीन है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां नरम पड़े अमेरिका के सुर। ट्रंप के मंत्री ने कहा हमारा शानदार सहयोगी है भारत। तो क्या डन होने वाली है भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील। बता दें अमेरिका ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का शानदार सहयोगी है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण उसकी ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्राकृतिक गैस, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी और क्लीन कुकिंग फ्यूल्स जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ गहरे स्तर पर साझेदारी करना चाहता है। न्यूयॉर्क फॉरेन प्रेस सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राइट ने कहा कि वे भारत के बड़े प्रशंसक हैं और भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है। उन्होंने माना कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी भूमिका निभा रहा है और इस क्षेत्र में अमेरिका को भी अहम भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने भारत की तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का समाज बेहद डायनेमिक है और वहाँ तेजी से अवसर और समृद्धि बढ़ रही है। लेकिन वहीं दोस्तों अमेरिकी मंत्री ने रशिया से भारत के तेल आयात को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रशिया पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और चीन जैसे देश वहां से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जिससे रशिया को युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। राइट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे बड़ा सपना वैश्विक शांति है और वे हर मुद्दे को इसी नजरिए से देखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत भी चाहता है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो और दुनिया में स्थिरता लौटे। क्रिस राइट ने खास तौर पर कहा कि अमेरिका को भारत के साथ प्राकृतिक गैस, कोयला, न्यूक्लियर और क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे क्षेत्रों में नए अवसर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एलपीजी और क्लीन कुकिंग फ्यूल्स में बेहतरीन काम किया है और अमेरिका इस क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाना चाहता है। उनका मानना है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों में अमेरिका अहम योगदान दे सकता है। यानी कि दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत ने सस्ते तेल और युद्ध को नजरअंदाज करने के बीच समझौता करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि आप उस शख्स को पैसा दे रहे हैं जो हर हफ्ते हजारों लोगों की हत्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ मिलकर तेल खरीदे। आप किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, बस रशिया से नहीं, और यही हमारा रुख है। अमेरिका के पास बेचने के लिए तेल है और बाकी सभी के पास भी है। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते बल्कि युद्ध खत्म करना और भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। बस हम चाहते हैं कि भारत हमारी ये बात मान ले। तो दोस्तों अब अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने भारत को समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको तेल ही खरीदना है तो आप रशिया को छोड़कर बाकी सभी देशों से तेल खरीदिए, हमसे तेल खरीदिए। हम आपके साथ व्यापार भी करेंगे और आपको फायदा भी होगा। लेकिन यूक्रेन में मारे जा रहे, कत्लेआम हुए जा रहे लोगों के कत्ल का कारण मत बनिए। दोस्तों अमेरिका के इस बयान से क्लियर समझ में आ रहा है कि भारत की कूटनीति के आगे पस्त हो चुका है अमेरिका। अब उसको लग रहा है कि समझाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा भारत को।
तो वो दोस्तों अब अच्छे तरीके से भारत को समझाने बुझाने का काम करता नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका के मंत्री, ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि मोदी जी के मंत्री अभी भी अमेरिका में ही मौजूद हैं। जी हां, भारत सरकार के मंत्री तमाम अधिकारियों के साथ अमेरिका में हैं और लगातार 3 दिन से बैठक में शामिल हो रहे हैं। 3 दिन से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। माना यह जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी लोग बैठक खत्म करके वापस अपने अपने देश लौट सकते हैं। बता दें कि 16 सितंबर को वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दौरे पर आए अमेरिकी टीम के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। माना यह भी जा रहा है कि टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद पर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। भारत की कोशिश है कि किसी तरह टैरिफ को कम किया जा सके। वहीं ट्रंप सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि वो रशिया के साथ व्यापार ना करे, जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने बोला है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि इतने जटिल समय में कैसे सॉल्यूशन निकलता है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो दोस्तों तो सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा कि अगर भारत अमेरिका की बात मानता है तो रशिया का नाराज होना तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे वैसे, भारत के लिए बात बराबर ही रहने वाला है, क्योंकि रशिया भारत को सस्ते दाम पर तेल मुहैया करा रहा है। अगर रशिया से तेल खरीदना भारत बंद करता है या फिर कमी भी करता है तेल खरीदने में, तो भी भारत को नुकसान है। अब आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं दोस्तों फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत को लेकर बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, उसे चीन रशिया जैसा ना माने। पश्चिमी देश दिल्ली से मजबूत रिश्ते बनाकर रखें। जी हाँ, पश्चिमी देश को भारत को लेकर बड़ी सलाह दी है दोस्तों फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, उसे रशिया और चीन की तरह नहीं माना जा सकता। स्टब ने हेलसिंकी सिक्योरिटी फोरम 2025 की बैठक में पश्चिमी देशों को दिल्ली के साथ और गहरे संबंध बनाने के लिए कहा। आपको बता दें कि स्टब को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है। मार्च में फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में 7 घंटे लंबे गोल्फ राउंड के दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हुई थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक स्टब उन चुनिंदा यूरोपीय नेताओं में हैं जिनकी राय ट्रंप पर असर डाल सकते हैं। दोस्तों ऐसे में भारत को लेकर पश्चिमी देशों को यह सलाह देना कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखे तो ही फायदा है तुम्हारा, ये वाकई में दोस्तों बयान भारत के लिए प्राउड स्टेटमेंट है। आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा जरूर। और जिस प्रकार से उन्होंने भारत को उभरती हुई ताकत शक्ति बताया है दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख के लेह जिले में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प की और बीजेपी दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति के मद्देनजर लद्दाख और कारगिल में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। दरअसल ये हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके दावा किया है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजीज विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया है। बुधवार को हुई इस हिंसा पर बयान जारी करते हुए भारत सरकार ने कहा कि भीड़ लगातार पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर हमलावर हो रही थी, इसी वजह से उन्हें गोली चलानी पड़ी। इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। इस पूरे घटनाक्रम में 30 से 40 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं। पूर्ण राज्य को लेकर भूख हड़ताल पर केंद्र की प्रतिक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो बातचीत के लिए पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में हुई हिंसा में युवाओं का बचाव करते हुए सरकारी सूत्र ने इसे कोरी राजनीति बताया। उन्होंने दावा किया कि इस हिंसा में राजनीति और निजी स्वार्थ की बू आ रही है, इसके लिए युवाओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि लद्दाख और उसके युवा कुछ लोगों जैसे कि सोनम वांगचुक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भारी कीमत चुका रहे हैं। इस हिंसा में शामिल युवाओं को बुरे तरीके से गुमराह किया जा रहा है। ये एक भयावह साजिश है। वांगचुक द्वारा इस आंदोलन को नेपाली जेनजीज आंदोलन से जोड़ने पर सवाल उठाते हुए सरकारी सूत्र ने कहा है कि सोनम लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का संकेत दे रहे हैं। इस हिंसा के लिए नेपाल में हुए जेनजीज प्रोटेस्ट का जिक्र करना उनका एक खाका सा लगता है।
वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा ने लद्दाख हिंसा के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह कांग्रेस का आंदोलन था। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा की जो फुटेज सामने आई है उसमें अपर लेह वार्ड से कांग्रेस के पार्षद स्टेनजिंग तसे पांग दिखाई दे रहे हैं, जो इस हिंसा में शामिल लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। यही इस हिंसात्मक प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लद्दाख में हुए इस हिंसा आगजनी पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से कौन कौन हो सकते हैं इसके मुख्य कारक? जब सोनम वांगचुक कह चुके हैं कि ये प्रोटेस्ट हमारा शांति प्रोटेस्ट रहने वाला है, तो फिर हिंसा की आग कहां से भड़क गई? पीस प्रोटेस्ट वायलेंस में कैसे बदल गई? वहीं इस हिंसक प्रदर्शन पर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार 2019 के बाद से किए गए बदलावों की ईमानदारी से समीक्षा करे। महबूबा मुफ्ती ने लेह हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं बल्कि लद्दाख के दिल का है। मुफ्ती ने कहा कि लेह हमेशा शांतिपूर्ण और संयमित विरोध के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब हिंसक प्रदर्शनों की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि लोग अब सब्र खो चुके हैं, उन्हें धोखा, इनसिक्योरिटीज और वादा खिलाफी का एहसास हो रहा है। सरकार को अब रोजमर्रा की क्राइसिस मैनेजमेंट से ऊपर उठकर इस नाराजगी की जड़ों को समझना होगा और पारदर्शिता के साथ समाधान निकालना होगा। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के दोस्त की टेंशन बढ़ाने पहुंचा भारतीय युद्धपोत। तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन के साथ किया महायुद्धाभ्यास। दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने ग्रीस का दौरा किया है। इस दौरान त्रिकंद ने यूनानी नौसेना के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास को पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के लिए टेंशन की बात मानी जा रही है। तुर्की का ग्रीस के साथ द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। दोनों देश कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। जी हाँ, भारतीय नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुलकर्णी ने बताया कि भारतीय नौसेना और यूनानी नौसेना यानी ग्रीस नौसेना ने अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पनडुब्बी रोधी अभ्यास में भाग लिया है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 13 से 18 सितंबर को किया गया। यह अभ्यास भारत ग्रीस रणनीतिक संबंधों अंतर्गत आयोजित किया गया है। भारत और ग्रीस नौसैनिक सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। पिछले साल भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ग्रीस का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अपने यूनानी समकक्ष वाइस एडमिरल दिमित्रियोस ई कटारस और उप रक्षा मंत्री इनियोस केफालोगियानिस से मुलाकात की। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के आईएनएस तम्माल ने सौदा की खाड़ी का दौरा किया था और यूनानी नौसेना के साथ संयुक्त चर्चाओं और परिचालन गतिविधियों में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें। भारत के साथ अब तक हुए जंगों में पिटने के बाद पाकिस्तान हर बार अपने लोगों की जीत की झूठी कहानी सुनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी और अंत में वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान ने इस जंग को अपने स्कूल के किताबों में शामिल किया है, जिसमें उसने अपनी आवाम को खुश करने के लिए झूठी बातें लिख डाली। नए सिलेबस में पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई से जुड़े कई झूठ शामिल किए। पाकिस्तान ने किताबों में लिख डाला कि भारत ने हमला शुरू किया था और पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय हवाई अड्डों को तबाह किया। सबसे बड़ा झूठ तो पाकिस्तानी बच्चों को यह पढ़ने को मिलेगा कि यह जंग पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने हिसाब से पाकिस्तान का झूठा इतिहास लिख रहे हैं। दोस्तों, किताब में पहला झूठ वो लिख रहा है कि भारत ने शुरू किया था जंग। दूसरा झूठ लिख रहा है कि भारत के ठिकानों को निशाना बनाया हमने। तीसरा झूठ लिखा कि हमको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तानी सिलेबस में भारतीय सेना की ओर से मचाई गई तबाही को छिपा लिया गया। जबकि पाकिस्तान की ओर से भारत के सैन्य ठिकानों पर नाकाम कोशिश करने के बाद भारतीय सेना ने मुरिद के नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकलाला और रहीम यार खान एयरबेस को न सिर्फ तबाह किया बल्कि उसके सबूत भी दिखाए। पाकिस्तान के सभी हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। चौथा झूठ उसने किताब में बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 26 महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण हमले किए और डोनाल्ड ट्रंप की बार बार अपील करने के बाद युद्ध विराम करने को भारत तैयार हुआ। ऐसी ऐसी झूठी झूठी कहानियां गढ़ी गई है दोस्तों, यानी पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर शहबाज शरीफ मुनीर के द्वारा रचे गए इस झूठे इतिहास को पढ़ेंगे। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें,
यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से धोया दोस्तों, कह दिया खाली कर दो पीओ के, कश्मीर पर नहीं चलेगा झूठ। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उसने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लताड़ लगाई। भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि सबसे पहले अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसे हमारे क्षेत्र पर नजर रखने की जगह अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए जिसके सहारे उसका जीवन टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने इस साल अप्रैल में पहलगाम में हमला किया। क्या हम उरी को भूल जाएं या फिर मुंबई हमले को भूल जाएं? भारत और पूरी दुनिया पाकिस्तान की हरकतों को नहीं भूलेगी। तो वहीं आपको बता दें, जनरल अनिल चौहान जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया दोस्तों। 2026 तक बने रहेंगे देश के सीडीएस। जी हाँ, सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके ये जानकारी दी कि जनरल अनिल चौहान की सेवा अवधि को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस और मिलिट्री अफेयर्स विभाग बोले तो डीएमए के सचिव के रूप में 30 मई 2026 तक या फिर अगला आदेश आने तक, और इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। जनरल अनिल चौहान जी 1981 में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे। रिटायर होने के बाद वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर बने। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दिसंबर 2021 में एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद सीडीएस बनने के लिए कौन योग्य माना जाएगा, इस नियम में सरकार ने बदलाव किए, जिससे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर सीडीएस की दौड़ में आ गए। अनिल चौहान भी लेफ्टिनेंट जनरल पद से ही रिटायर हुए थे। सरकार ने उन्हें सीडीएस बनाया और अब उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। उन्होंने 30 सितंबर 2022 को सीडीएस का पद संभाला था। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेशन अवश्य कह दीजिएगा आप लोग अपने भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी को। बहुत बहुत बधाई कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट मिग-21 की होगी ग्रैंड रिटायरमेंट सेरेमनी। इस एयरबेस से आखिरी बार भरेगा उड़ान दोस्तों। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने वाले और 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे रूसी मूल के प्रसिद्ध लड़ाकू विमान मिग-21 चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में सेवा मुक्त होने वाले हैं, जहां इस प्रतिष्ठित विमान को 60 साल पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। विदाई के 2 दिन पहले इस फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। मिग-21 विमानों के संचालन का आधिकारिक समापन 26 सितंबर को एक औपचारिक फ्लाई पास्ट और सेवा मुक्ति समारोह के साथ होगा। यह भारत की वायु शक्ति में एक ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक होगा। मिग-21 का उपनाम पैंथर्स है। 23वें स्क्वाड्रन के अंतिम मिग-21 विमान को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में विदाई दी जाएगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह शुक्रवार को विमान की अंतिम उड़ान में सवार होंगे। साल 1981 में भारतीय वायुसेना प्रमुख बने दिलबाग सिंह ने 1963 में यहाँ पहली मिग-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगली खबर बता दें, यूपीआई शुरू करने वाला 8वां देश बना कतर। दोस्तों ये सर्विस नहीं, भारत की नई सॉफ्ट पावर है। जी हां, अब इस खाड़ी देश में भी बजेगा भारत का डंका। आपको बता दें, अब कतर में भी यूपीआई का डंका बजेगा। ये सर्विस भारत की डिजिटल ताकत का परचम लहराएगी। अब भारतीय यात्री कतर में यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल ने कतर इंटरनेशनल बैंक क्यूएनबी के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। इससे कतर में भारतीय पर्यटकों को आसानी होगी, वे बिना कैश के भी पेमेंट कर पाएंगे। क्यूएनबी के दुकानदारों और नेट स्टार्ट्स के पेमेंट समाधान का इस्तेमाल करने वाली मशीनों पर यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट हो सकेगा। कतर ड्यूटी फ्री की दुकानें ये सुविधा देने वाली पहली जगह है। धीरे धीरे ये सुविधा और भी जगहों पर मिलेंगी। यूपीआई को अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम के रूप में नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का सशक्त माध्यम माना जा रहा है। जिस तरह योग और बॉलीवुड ने दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक पहचान स्थापित की है, ठीक उसी तरह यूपीआई ने भारत की तकनीकी और डिजिटल नेतृत्व की क्षमता को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दर्शाया है। कतर जैसे देशों में यूपीआई का विस्तार दर्शाता है कि भारत की डिजिटल क्रांति सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार्य हो रही है। ये पहल भारतीय नागरिकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ साथ दुनिया को एक मैसेज संदेश भी देती है। वो ये है कि भारत फिनटेक और डिजिटल इनोवेशन सेक्टर में एक अग्रणी शक्ति है जो अपनी सफल तकनीकों को दुनिया की भलाई के लिए साझा कर रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो व्यापारिक संबंधों के साथ सांस्कृतिक और तकनीकी ब्रिज भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अगर 8वां देश कतर
बन चुका है यूपीआई यूज करने वाला। तो फिर बाकी 7 देश कौन कौन से तो आपको बता दें। बाकी देश हैं भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में यूपीआई भुगतान पहले से ही स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आखिर किसकी वजह से ये संभव हो पाया है? दोस्तों देखते हैं क्या है आपकी राय। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार, निकला इस उग्रवादी संगठन का सदस्य। जी हां, मणिपुर में 19 सितंबर को असम राइफल्स के काफिले पर मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो पीएलए के आतंकवादियों द्वारा ही फायरिंग की गई थी। मामले में खोम द्रम ओजित सिंह उर्फ किलाल जो कि 47 साल का है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि हमला करने वालों में शामिल था। हमले के दौरान इसने जर्मनी राइफल हैकर एंड कोच से और इसके 3 से 4 साथियों ने अमेरिकी राइफल M16 और AK-47 से गोलियां बरसाई थी। पूछताछ में इसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि इसने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर 19 सितंबर को मणिपुर के नाम्बोल में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। जानकारी में ये बात निकली है कि ये पीएलए का मेंबर था। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने बुधवार को कहा कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे कटियार ने यह विवादित टिप्पणी एक प्रेस वार्ता के दौरान तब की जब उनसे पूछा गया कि स्थानीय प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अभाव में धन्नीपुर मस्जिद की योजना को खारिज कर दिया है। कटियार ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद या किसी अन्य मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हें किसी भी कीमत पर अयोध्या से बाहर निकालेंगे और उसके बाद पूरे उत्साह से दिवाली मनाएंगे। कटियार ने कहा कि मुसलमानों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए। दोस्तों बीजेपी नेता विनय कटियार के इस बयान पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर, साथ ही साथ बता दें। एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी जी के बाद इस शख्स को देश का अगला प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं भारत के जनता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी जी की छवि बेबाक निडर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? भाजपा में ऐसा कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह ले सकता है? साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा? हाल ही में यूपीयू के द्वारा किए गए सर्वे ने जनता से सीधे ये सवाल पूछा और इसके नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। इस सवाल के जवाब के लिए यूपीयू के ने जनता से सर्वे किया और 3 विकल्प दिया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। ऐसे में दोस्तों सर्वे में सबसे ज्यादा लोग सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त मानते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 84% लोगों ने उन्हें सबसे बेस्ट विकल्प बताया। सख्त प्रशासनिक शैली और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध योगी को जनता मोदी का उत्तराधिकारी मान रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी को 12% लोगों ने मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट माना। प्रधानमंत्री मोदी जी के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमित शाह जी की पार्टी पर मजबूत पकड़ और कार्यशैली जनता को भरोसा दिलाती है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को केवल 4% लोगों ने मोदी के बाद पीएम पद के लिए उपयुक्त माना है। उनकी स्वच्छ छवि और प्रभावशाली कार्य प्रणाली उन्हें अलग पहचान देती है, लेकिन इस सूची में वे शीर्ष 2 नामों से पीछे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे ये सीधा सवाल पूछें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी में सबसे बेस्ट नेता कौन है जो प्रधानमंत्री का पद हासिल कर सकता है, देखते हैं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। लेकिन क्या आपका जवाब विदेश नीति के लिए भी होगा? क्या जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साख पूरी दुनिया में फैली हुई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते ही नेता उनकी तरफ भागते हुए आते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो जिनपिंग हो। लेकिन क्या मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है बीजेपी का, तो क्या विदेश नीति इतनी स्ट्रांग रहेगी? क्या इतने अट्रैक्टिव रहेंगे हमारे ये नेता एज अ पीएम कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह ही डंका बजा सके? दोस्तों इन सब को ध्यान में रखते हुए जवाब जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या है आपकी राय। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।